नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि दिल्ली विधानसभा का जो विशेष सत्र चल रहा है उसके दूसरे दिन सीएजी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है, और इसमें शराब नीति घोटाले को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ दिल्ली को आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान, केजरीवाल सरकार के दौरान। इसका खुलासा सीएजी रिपोर्ट में हुआ है। और इन सब चीजों के बीच जो आम आदमी पार्टी के तमाम सारे विधायक हैं उनको निलंबित कर दिया गया पूरे दिन के लिए, क्योंकि वो हंगामा कर रहे थे एलजी के अभिभाषण के दौरान। तो इस पर सबसे पहले बात करेंगे, और इसके बाद आज की खास चर्चा होने वाली है। और वो खास चर्चा होगी महाकुंभ को लेकर। महाकुंभ में किस तरह से जो पवित्र स्नान है वो चल रहा है और सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तमाम तरह की बातें, अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन देश विदेश के श्रद्धालुओं पर कोई असर नहीं पड़ रहा। रिकॉर्ड टूट रहे हैं, 63 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं, और हो सकता है कि ये 65, 66, 67 करोड़ तक चला जाए। इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि इस देश में कौन फासिस्ट है और कौन नहीं है। ये क्या सिर्फ एक पार्टी कांग्रेस तय करेगी क्या? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि केरल में जो सीपीएम का मुखपत्र है उसने कहा कि मोदी सरकार को फासिस्ट या नियो फासिस्ट कहना गलत है। वो उससे सहमत नहीं है, तो कांग्रेस को मिर्ची लगी और कांग्रेस ने उस पर आपत्ति दर्ज करा दी। तो ये अहम सवाल है कि क्या ये कांग्रेस सिर्फ तय करेगी कि कौन फासिस्ट है। इस पर भी होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में सीएजी की लंबित रिपोर्ट को पेश की। शराब नीति के कारण 2000 करोड़ रुपए के नुकसान का जिक्र। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सहित आपके कई विधायकों को हंगामे के चलते दिन भर के लिए कर दिया गया निष्कासित। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में असम के योगदान को बताया अहम। भारत के हर आर्थिक क्षेत्र में रिफॉर्म पर दिया जोर। एडवांटेज असम 2.0 समिट में कहा, पूर्वी भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा असम। 1984 के सिख दंगा केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दंगा के एक मामले में किया सजा का ऐलान। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद यादव समेत सभी आरोपियों को समन जारी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। 30 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन को मिल चुकी है स्वीकृति। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। कल महाशिवरात्रि के लिए प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां। दिल्ली से जयपुर का सफर अब सिर्फ 30 मिनट में होगा पूरा। देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार। 1100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन। और केरल सीपीएम ने अपने मुखपत्र में मोदी सरकार को फासिस्ट और नियो फासिस्ट कहने को माना गलत, लेकिन कांग्रेस ने इस पर दर्ज कराई घोर आपत्ति। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ कांग्रेस ही तय करेगी कि कौन है फासिस्ट? तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। हम देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश हो गई है, और इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायकों का हंगामा जारी है। तो दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश। शराब नीति से 2000 करोड़ रुपए के घाटे का खुलासा हुआ है। केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर यह रिपोर्ट पेश की गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में यह सीएजी रिपोर्ट रखी। और क्या खास बातें हैं कि शराब नीति के लिए एलजी की अनुमति ही नहीं ली गई और निजी कंपनियों को दिया गया था रिटेल लाइसेंस। संविधान का प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन किया गया और लाइसेंस प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में बदलाव के सुझाव दिए थे, लेकिन मनीष सिसोदिया ने
नजरअंदाज कर दिए सुझाव को, माना ही नहीं। आज विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जबरदस्त हंगामा काटा। एलजी के अभिभाषण के दौरान हंगामा करने पर पूर्व सीएम आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को निलंबित कर दिया गया पूरे दिन भर के लिए। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने के मामले पर हंगामा कर रहे थे, लेकिन यह मामला तो है ही नहीं। सीएम रेखा गुप्ता ने पहले ही साफ कर दिया कि सीएम ऑफिस में तो बाबा साहब अंबेडकर और सरदार भगत सिंह की तस्वीरें मौजूद हैं, कहीं नहीं हटाई गई हैं। वो दिल्ली सीएम के कार्यालय में अब यह जरूर बदला हुआ है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी तस्वीर को आम आदमी पार्टी सरकार ने फेंक दिया था, हटा दिया था, उनकी तस्वीर वापस लगाई गई है। और साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीरें लगी हैं। आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरों को हटा दी थी। इसलिए इस मामले में असल में तो आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर ही गंभीर सवाल बनते हैं। तो इन सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा की पटल पर सीएजी की रिपोर्ट को पेश की। तो भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतने पर सीएजी की रिपोर्ट पेश करने का वादा भी किया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। और उधर दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की विपक्षी नेता आतिशी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बाबा साहेब का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी। मुख्यमंत्री कार्यालय से जो सचिवालय में है, विधानसभा में जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, सारे मंत्रियों के कार्यालय से, क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं? तो ये आरोप लगा रही हैं आतिशी, जबकि सीएम ने साफ किया था कि कहीं तस्वीर नहीं हटाई गई, वहीं तस्वीरें हैं, बल्कि उन्होंने जिनकी हटाई थी उन तस्वीरों को अब वापस वहां पर रखा गया है। तो बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएजी की रिपोर्ट को दबाने के लिए अब ये आम आदमी पार्टी नौटंकी कर रही है। सवाई लड़ाई झगड़े और हंगामे को कुछ आता नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर की और शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी की ना कोई फोटो को हटा सकता है, ना किसी ने हटाई है, लेकिन उनको अपनी कैग रिपोर्ट से डर लग रहा है और उस कैग रिपोर्ट को दबाने के लिए, उसकी खबर को हटाने के लिए ऐसे नौटंकी कर रहे हैं। दिल्ली के लोग जानते हैं। तो वहीं कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संदीप दीक्षित ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट के बाद अब आम आदमी पार्टी बेनकाब हो जाएगी। आम आदमी पार्टी ने जो प्रथा बनाई कि हम सीएजी की रिपोर्ट को देखेंगे ही नहीं क्योंकि अपनी सरकार पर वो सवाल खड़ा करते हैं, वो एक गलत प्रथा रही है दिल्ली असेंबली में। मुझे आशा है कि वो बदलेगी और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो चाहे ये सीएजी रिपोर्ट्स हों जो आम आदमी पार्टी की सरकार पर हैं, और आने वाले समय में जो भी रिपोर्ट्स आएंगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर होंगी, उन्हें गंभीरता से लेंगे। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच सीएजी की रिपोर्ट वो तो आखिरकार पेश हो गई, और शायद इसी से ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया तो दिन भर के लिए निलंबन भी हो गया। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर, और ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं और दिल्ली विधानसभा के में ही मौजूद हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट पर बात कर लेते हैं। शराब घोटाले को लेकर के पहले से ही बड़ी चर्चा थी कि 2000 करोड़ रुपए के आसपास का ये घोटाला है, घाटा है, दिल्ली को राजस्व का घाटा लगा गलत शराब नीति के कारण। और हमने देखा कि जब एहसास हुआ कि पकड़े गए तो उस नीति को वापस भी लिया गया था पिछली सरकार के द्वारा। लेकिन ये जो पूरी की पूरी गड़बड़ी है सीएजी रिपोर्ट में जो सामने आई है, एक बात तो बिल्कुल साफ है
कि ये किसी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीतिक नेता का आरोप नहीं, सीएजी की फाइंडिंग है ये। कितना गंभीर, और इस मामले में अब आगे क्या कुछ हो सकता है शैलेंद्र? देखिए लालचंद्र, सीएजी की जो रिपोर्ट होती है वो एक प्रामाणिक दस्तावेज होती है आंकड़ों के लिहाज से, और उस रिपोर्ट को जब सदन के पटल पर पेश किया जाता है तब पीएससी गठित होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो उसका अध्ययन करती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल पर आरोप यह है, आम आदमी पार्टी पर, कि पीएससी तो छोड़िए, सीएजी की रिपोर्ट ही सदन के पटल पर नहीं रखने दी गई। हाई कोर्ट तक मामला गया, हाई कोर्ट के फटकार लगी। यानी आप संविधान के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो सवाल यह है कि आपको डर था कि जो आरोप बीजेपी एक राजनीतिक दल के तौर पर तब लगा रही थी, सीएजी उसका प्रमाणीकरण करने वाली है, इसीलिए 10 सालों में कोई सीएजी रिपोर्ट नहीं रखी गई। देखिए, ये पहला प्रतिवेदन है, ये पहली रिपोर्ट है। आप देखें, 2 दिनों के लिए सत्र बढ़ा दिया गया है, और हम देखेंगे कि कल जो छुट्टी है शिवरात्रि की, उसके बाद अगली सीएजी की रिपोर्ट आएगी परसों, तब संभवतः जो बाकी विभाग है उसकी चर्चा होगी। लेकिन ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है स्पष्ट तौर पर 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का राजस्व नुकसान नई शराब नीति की वजह से हुआ था, जो आरोप बीजेपी लगाती रही थी, यानी घोटाला हुआ था। ये बात ये कहती है ये रिपोर्ट की नियमों की अनदेखी की गई, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया गया, एलजी से अनुमति नहीं ली गई, बिना कैबिनेट अप्रूवल के कुछ फैसले किए गए, थोक विक्रेताओं को लाइसेंस दिया गया, 70% बाजार पर कुछ ही कंपनियों का कब्जा हो गया, ऐसे जगहों पर दुकान खोलने की इजाजत दे दी गई जहां पर इजाजत नहीं थी। तो यानी जो बातें चर्चा में थी, हम जानते हैं कि शराब घोटाले की वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था, मनीष सिसोदिया लंबे समय तक जेल में रहे थे, बाद में उन्होंने त्यागपत्र भी दिया अपने अपने पद से। तो अब सवाल 2 है, पहला तो आप पर आरोप लगे तो आप उसका जवाब दीजिए, दूसरा संविधान की बात कर सीएजी रिपोर्ट के बारे में जिक्र करके उस वक्त की केंद्र सरकार पर सवाल उठाकर आप राजनीति में आए थे, आपने आंदोलन किया था, और जब आपकी सरकार बनती है तो आप सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर नहीं रखते, आप प्रश्नकाल को विधानसभा की कार्रवाई से हटा देते हैं। तो आप किस तरह की राजनीति करते हैं? केवल भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है गंभीर आप पर, ठीक है, आप संविधान के नियम कानून का पालन भी नहीं करते। ये भी दिखता है कि आपने रिपोर्ट सदन के पटल पे नहीं रखी। शैलेंद्र, आपने खुद जिक्र किया कि 2 दिनों के लिए सत्र को बढ़ा दिया गया है, फिर तो ये भी उम्मीद की जानी चाहिए कि हो सकता है शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट आए और मामलों में सीएजी की रिपोर्ट आए। और क्या कहीं ना कहीं इसी से घबरा कर आम आदमी पार्टी की जो पूरी टीम है, पूरी विधायकों की टीम है, वो हंगामा कर रही है एक ऐसे मामले पर जो मामला है ही नहीं? बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर और सरदार भगत सिंह जी की तस्वीर को लेकर के मामला उठा रही है, जबकि सीएम तो साफ कर चुकी हैं कि वो तस्वीरें वही हैं, कहीं नहीं गई। देखिए, बाकी विभागों पर रिपोर्ट आनी है, हेल्थ पर रिपोर्ट संभावित है 27 तारीख को, 2 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, लिहाजा सीएजी की जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा होनी चाहिए सदन में, ये मांग कई सदस्यों ने की है। उपराज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है, वो चर्चा पूरी की जा रही है। सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की जा रही है। कई और रिपोर्ट आनी है, 14 रिपोर्ट आनी है, उसमें से कितनी रिपोर्ट इसी सत्र में आएगी ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर बीजेपी का यह कहना है, सत्ता पक्ष का यह कहना है कि देखिए, आपने नियमों का पालन नहीं किया, आपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर सीएम के कमरे में नहीं लगाई, जबकि अरविंद सिंह लवली जो मंत्री थे कांग्रेस के जमाने में शीला सरकार में, वो कहते थे कि उनके भी कमरे में अटल बिहारी वाजपेयी जो तत्कालीन पीएम थे और तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीरें थी। बिल्कुल। आज रेखा गुप्ता सीएम के कमरे में बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर तो है ही, भगत सिंह की तस्वीर तो है ही, साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई गई है जो नियमों के मुताबिक है। तो उस पर ऐतराज और ये कहना कि बाबा साहब की तस्वीर हटा दी, उसे ठीक सीएम के कुर्सी के पीछे क्यों नहीं रखा, ये दिखाता है कि आप एक तरह से खींचे हुए हैं। बीजेपी का ये आरोप है कि आप खींच गए हैं, क्योंकि आपको डर है कि सीएजी की रिपोर्ट से एक के बाद एक प्रामाणिक खुलासे और वो दस्तावेज सामने आए जो बीजेपी कहती रहे कि भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी की एक बड़ी पहचान था, और सीएजी रिपोर्ट उसका प्रमाणीकरण करती है। तो आम आदमी पार्टी डरी हुई है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। इसलिए आज आतिशी और उनके विधायकों ने 21 विधायकों ने प्रदर्शन किया 3 दिनों के लिए, आज और 2 दिन और 3 दिनों के लिए उन्हें निष्कासित भी कर दिया गया 21 विधायकों को एक प्रस्ताव लाकर सदन से। तो ये भी एक अपडेट है।
बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि उन्होंने ना सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें हटाई थी, उन्होंने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तस्वीर हटाई थी और आज वो तस्वीरों पर हंगामा कर रहे हैं, जबकि किसी की तस्वीर हटाई नहीं गई है। बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर वहीं बरकरार है, सरदार भगत सिंह जी की तस्वीर है, साथ में उन्होंने जिनकी हटाई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, राष्ट्रपति जी की, प्रधानमंत्री जी की, वो तस्वीरें वहां पर रखी गई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा, और वो बात होगी महाकुंभ की, क्योंकि महाकुंभ लगातार अब अपने अवसान की तरफ बढ़ रहा है। महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान होना है, उसके बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं तमाम अफवाह फैलाने वालों के कोशिशों को दरकिनार करते हुए। इसी पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है ब्रेक का। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात करेंगे खास चर्चा, और खास चर्चा आज हमारी है महाकुंभ की, जहां लगातार एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं तमाम दुष्प्रचार के बावजूद। तो एकता के महाकुंभ का विश्व रिकॉर्ड, महाकुंभ के दिव्य भव्य आयोजन दुनिया के लिए शोध का विषय बन गया है। यह कमाल हो कैसे रहा है? प्रयागराज में महाकुंभ के विराट समागम को देखकर दुनिया हतप्रभ है, आश्चर्यचकित है। प्रयागराज महाकुंभ में शिवरात्रि से 2 दिन पहले तक रिकॉर्ड 64 करोड़ लोगों ने आस्था की पवित्र डुबकी लगा ली है। कई महादेशों की आबादी इतनी नहीं होती जो संगम घाट पर पवित्र डुबकी लगाकर कीर्तिमान बना चुकी है। दूसरी तरफ विपक्ष महाकुंभ का इस्तेमाल हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए कर रहा है, सनातन आस्था को। विपक्ष महाकुंभ में सियासत ढूंढ रहा है, तो पीएम मोदी ने जवाब दिया, कहा नेताओं का एक वर्ग हमारे सनातन और हमारी संस्कृति का माखौल उड़ाता है। बिहार के भागलपुर में बोला उन्होंने। पीएम ने कहा, गुलामी की मानसिकता से घिरे ये लोग हमारे मठ, मंदिरों, संत और संस्कृति पर हमला करते रहते हैं।
पीएम ने कहा प्रयागराज में एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव महाकुंभ है, जिससे कि दुनिया पूरी तरह आह्लादित हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे यूरोप की जनसंख्या से ज्यादा लोग तो यहां पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। साथ ही तगड़ा हमला बोला, कहा जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा राम मंदिर से ये लोग चिढ़ने वाले लोग हैं, ये महाकुंभ को भी कोस रहे हैं, उससे भी बाज नहीं आ रहे। महाकुंभ को गाली देने वालों को कभी माफ नहीं करेगी जनता, ये बात उन्होंने कही। एकता के इस महाकुंभ ने देश और दुनिया में सनातन को लेकर किए गए मिथ्या प्रचार, दुष्प्रचार, गलत प्रचार और भ्रम को तोड़ दिया है। न जात, न पंथ, न बड़ा, न छोटा, न भाषा, न विभेद। देखिए इस तस्वीर में कहां आपको कौन सी जाति का दिख रहा है। देश की सियासत को इस महान आयोजन से लगता है खतरा दिखने लगा है। कुछ लोगों की सियासत को विपक्ष हताश और निराश है। आखिर ये भीड़ खत्म क्यों नहीं हो रही, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता है। अब तो मेले के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन लोगों का तांता थम नहीं रहा। श्रद्धालुओं का प्रशासन के लिए भीड़ को संभालना आज भी चुनौती बनी हुई है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको मृत्यु कुंभ कहकर अपनी हताशा दिखा दी थी। वहीं आरजेडी के प्रमुख रहे लालू प्रसाद यादव इसे फालतू बता रहे। और अखिलेश यादव जी का तो क्या कहा जाए, रोज भ्रामक खबर दे रहे हैं, लोगों को डराते रहे। वो महाकुंभ के खिलाफ भारत के विपक्षी दल मानो लगता है ऐसा अभियान चला रखा है सभी ने मिलकर। तो साधु संत इन सब चीजों को घृणित अभियान मानते हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा गंगा में स्नान करने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी। भारत की पहचान सनातन परंपरा से है। भारत की अर्थव्यवस्था में सनातन के सांस्कृतिक उत्सवों और आध्यात्मिक केंद्रों ने आदिकाल से लेकर एक सूत्र में बांधने का विशिष्ट योगदान दिया है। और यह महाकुंभ का जो अर्थशास्त्र है ना, ये भी लगातार सीएम योगी देते रहे। 3 लाख करोड़ फायदा हुआ है उत्तर प्रदेश को। आपको याद होगा हम आपको लगातार यहां पर रिपोर्ट दिखा रहे थे, तो शुरुआत में हमने भी बोला था कि 40-45 करोड़ लोग आएंगे। देखिए आंकड़ा 65 से पार जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, कहा एनडीए सरकार भारत की गौरवशाली विरासत के लिए दिन रात काम कर रही है और जंगल राज वालों को हमारी इसी आस्था से नफरत है। एनडीए सरकार भारत की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ काम कर रही है। लेकिन ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। इतना बड़ा हमला प्रधानमंत्री आखिर बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि ऐसे बयान आए हैं। एक बयान हम आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि महाकुंभ में नहाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। वहीं आरजेडी के प्रमुख रहे लालू प्रसाद यादव ने प्रयागराज में जारी पवित्र महाकुंभ को आलतू फालतू करार दिया था। सुनिए। सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है, कुंभ है, कुंभ। अब बात अखिलेश यादव की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के स्नान के आंकड़ों पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। पहले कह रहे थे कि आ ही नहीं रहे लोग। सरकार का हर आंकड़ा फर्जी, कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं,
सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। बाद में यही अखिलेश यादव कह रहे थे, इतनी भीड़ आ रही है ना कि व्यवस्था और सरकार उसको संभाल नहीं पा रही है। तो आपस में ही इनके बयान एक दूसरे से अलग हैं बिल्कुल। बहरहाल आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जिस तरह से वहां पर रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं तमाम दुष्प्रचार के बावजूद, आखिर वो कौन सी ताकत है और जो दुष्प्रचार करने वाली शक्तियां हैं, क्या उसको करारा जवाब मिल रहा है? इसी पर बात करने के लिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार अशोक जी। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, और कुछ देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी भी जुड़ जाएंगे। मैं शुरुआत विनोद जी के जरिए करता हूं, फिर अशोक जी के पास आऊंगा। विनोद जी, हम तो लगातार बात करते रहे थे जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी, करीब मान के चलिए 42-43 दिन पहले, शायद 43 दिन पहले हमने, और सरकार ने भी बोला था कि 45 करोड़ के आसपास श्रद्धालु स्नान करेंगे। तो 1.5 गुना हो गया, लगभग 66-67 करोड़, 45 करोड़ से 1.5 गुना। तो तमाम इस बीच में चीजें हुई, तमाम अभियान चलाए गए, लेकिन सनातन की ताकत ने एक बार फिर से, सनातन की शक्ति ने महाकुंभ के जरिए अपने आप को स्थापित कर दिया। विनोद जी, लालजी, अगर आपकी ही बात को हम आगे बढ़ाएं तो 125 करोड़ के आसपास अगर आप देश की आबादी मानते हैं, जनसंख्या मानते हैं, तो उसमें से 64 करोड़ लोगों ने तो अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुकी है त्रिवेणी संगम पे। अब 64 करोड़ स्नान तो कर चुके हैं और 30 घंटे अभी बाकी हैं। कल महास्नान है, महाशिवरात्रि के साथ ही ये संगम महाकुंभ का आयोजन खत्म होगा। लेकिन देखने वाली बात तो ये है लालचंद जी कि ये विकसित भारत के साथ में जो विकास के साथ विरासत की बात जब आप करते हैं, तो क्या ये विकास के साथ विरासत की जो ये दर्शन है उसको समझने में विपक्ष के पार्टियों ने भूल की थी? क्या लोग समझ नहीं पाए थे कि विकास के साथ विरासत की बात जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं तो इस तरह के भव्य आयोजन का दुनिया देख के आह्लादित और चकित हो जाती है। आज आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि देश के जो टेम्पल्स इकोनॉमी की बात, अभी रिसर्च की बात आप कर रहे थे, तो आप अंदाजा कीजिए कि इस टेम्पल इकोनॉमी से, इकोनॉमिक्स जो है देश का, इस विरासत की बात कर रहा हूं, उसमें 35 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ। 35 करोड़। जो हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कह रहे हैं, उस 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 2 ट्रिलियन जो है डॉलर इकोनॉमी, वो आपके यही आस्था के केंद्र और यही टेम्पल इकोनॉमिक्स का है। बहुत बड़ा, यानी 40% तो यही। आप सोचिए इस देश के इकोनॉमिक्स को कि आप 7,000 करोड़ के कुंभ के खर्चे के आयोजन पर माननीय अखिलेश यादव कहते हैं कि इतना पैसा अगर कुंभ में खर्चा हो गया तो फिर ये आयोजन, किसानों के लिए पैसा कहां से आएगा? यूपी सरकार के बजट में पैसा कहां से आएगा? शायद वो भूल गए कि ये देश कितना आगे बढ़ गया है कि 7,000 रुपया तो पूरे के पूरे प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे योगी आदित्यनाथ ने खर्च किया। उसके साथ महाकुंभ का आयोजन भी है और उसपे 3.5 लाख करोड़। और जीडीपी का आप सोचिए तो यूपी में सबसे बड़ा जीडीपी देने वाला प्रयागराज का वो जिला बना है जी। तो इतने सारे चीजों के देखने के बाद जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तह तैसी। तो जिसने कुंभ को जैसा ही देखा है, कुंभ उसको वैसा ही मिला है जी। महाकुंभ को देखने वाले विदेश से आने वाले लोग जिस तरह से आस्था में डुबकी लगा के, और उनको लग रहा है कि वो साक्षात एक नई सृष्टि में अपने को साक्षात्कार किया है, तो उनकी अपनी आस्था है जी। माननीय अखिलेश जी को उस कुंभ में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, माननीय अखिलेश जी को उसमें गंदगी दिख रही है, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के प्रेसिडेंट, दुनिया के तमाम ऐसे बड़े बड़े लोग उस कुंभ में गए और आस्था की डुबकी लगा के निकल गए। लेकिन जिन लोगों को गंदगी ढूंढनी थी वो ढूंढ रहे। तो सवाल यह है कि आपने जो दुष्प्रचार कुंभ के खिलाफ में किया, ये कुंभ के लिए एक बड़ा एक प्रचार साबित हुआ। आपने जितना दुष्प्रचार किया, लोगों ने उसका जवाब दिया। और आज कुंभ के खत्म होने तक हमें लगता है कि लगभग ये 70 करोड़ का ये आंकड़ा जाने वाला है, जो अब तक दुनिया के किसी भी जमावड़े का, कम से कम आप सनातनी जमावड़ा के बाद किसी भी रिलीजन को ले लीजिए, इतना बड़ा जमावड़ा दुनिया के किसी कोने में न देखा होगा,
न देखेगा। इस जमावड़े का तो मैं स्वयं भी गवाह रहा हूं विनोद जी, क्योंकि मैंने पूरी प्लानिंग की कि मैं सप्ताहांत में ना जाऊं, मैं सोमवार के ना जाऊं ताकि बहुत भीड़ भाड़ ना देखने को मिले। मैंने मंगलवार का दिन चुना, मैंने पहले दोपहर के पहले का नहीं, दोपहर के बाद शाम का समय चुना कि शायद भीड़ से बच जाऊं, लेकिन फिर भी वहां पर बहुत सारे लोग उपस्थित थे और करीब शाम 6 बजे मैंने डुबकी लगाई वहां पर संगम नोज पर। तो ये भीड़ भाड़ जो है ये लोगों की आस्था को बयां कर रही है। अशोक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जवाब दिए। उन्होंने कहा अच्छी बात है, लगा है डुबकी अखिलेश जी जाकर के, और कहा उन्होंने कि जो समाजवादी होते हैं ना वो आगे चल करके आखिरकार सनातनी हो जाते हैं। उन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है अशोक जी? पहले कहा कि भीड़ आ नहीं रही है, ट्रेनें खाली चल रही हैं। उसके बाद कहा कि भीड़ इतनी आ रही है कि योगी सरकार संभाल नहीं पा रही है। आखिर विपक्ष का, समाजवादी पार्टी का स्टैंड महाकुंभ को लेकर है क्या? हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए अशोक जी, जरा तस्वीर को साफ कीजिए। देखिए लालचंद जी, महाकुंभ को लेकर के तस्वीर मैं साफ कर रहा हूं कि 144 साल का प्रपंच जो है, झूठा प्रपंच योगी सरकार के द्वारा रचा गया महाकुंभ को राजनीतिक विज्ञापन का अखाड़ा बनाने के लिए, ये तो हकीकत है। दूसरी बात, आपने कहा कि भीड़ नहीं आ रही है कि भीड़ आ रही है। आपने जब झूठा प्रचार किया, माननीय योगी जी ने जब कहा कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है, लोगों को लगा कि हाँ माननीय योगी जी अगर आश्वासन दे रहे हैं 100 करोड़ लोगों का व्यवस्था है तो चलो चलते हैं। 144 साल का संजोग लोगों को लगा, ये झूठे प्रचार के ट्रैप में लोग आ गए और सब कुछ छोड़ छाड़ के लोग महाकुंभ में आ गए। उसके बाद सारी दुर्व्यवस्था, सारी चीजें उनको झेलने को मिली। हमारे न जाने कितने सनातनी श्रद्धालु मारे गए, उनकी शवों को छुपाया गया, उनके शवों के साथ सनातनी व्यवहार किया गया। अशोक जी, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था बीच में, लेकिन देखिए मैं मजबूरी में आपको टोक रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने कब कहा कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था? अगर आप कह दे, अभी आप दिखा दें योगी आदित्यनाथ का कोई बाइट, तो मैं अपना जो अभी एडिटोरियल लिखा हूं मैं उसको तुरंत बदल लूंगा। आप दिखाइए। 40-45 करोड़ की बात कही। आप गूगल कर लीजिए विनोद जी, जब बोलेंगे तब झूठी बोलेंगे। आप योगी आदित्यनाथ का दिखा दीजिए जिसमें कभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 100 करोड़ लोग आ रहे हैं कुंभ में और हमने उसकी व्याख्या की है। बताइए। तो मैं आपके सामने में ये एडिटोरियल वापस लेता हूं। बताइए अशोक जी। देखिए विनोद जी, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि माननीय योगी जी ने आश्वासन दिया कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था सरकार ने किया है। आप यही तो दिखाना है आपको कि कहां पर, यही दिखा दीजिए, यही बयान दिखा दीजिए कहीं पर। ये चीज आप गूगल खोल के देख लीजिए। अरे फिर इसमें दिखाने क्या? ऐसा नहीं, सुन लीजिए विनोद जी, ऐसा नहीं है कि आप अगर मुंह पे टॉवल डाल लीजिए तो अंधेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप मुंह पे टॉवल डालिए, आपके सामने अंधेरा होगा, लेकिन दुनिया में अंधेरा नहीं होगा। ये बात ज्यादा विपक्ष पर लागू हो रही है। सनसेट होता है तो आपके तर्क एक जगह पर खारिज होते हैं। आपने कहा सरकार ने दुष्प्रचार किया, लोग दुष्प्रचार के झांसे में आकर आ गए। मैं कह रहा हूं कि तमाम घटनाओं का प्रचार हुआ, सोशल मीडिया पर तमाम दुष्प्रचार हुआ, लोग तो आज भी घर से निकल रहे हैं जी। अब तो कम से आपकी ही पॉइंट को ले लेता हूं, अब तो लोगों को पता चल गया होगा कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो अब तो वो नहीं आना चाहिए। अभी भी लोग घरों से निकल करके बिल्कुल 67-68 करोड़ पहुंचने वाले हैं। लालचंद जी देखिए, आप लोग बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं कि माननीय योगी जी ने बात कही थी कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था हमारे पास है आने की। फिर भी आप बात किए जा रहे हैं। नहीं तो उसमें कुछ देना पड़ेगा, आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। विनोद जी, अगर आपको लग रहा है झूठा है तो आप इसको झूठा मानिए। अरे तो हम क्यों आपके झूठ को ये सर्च करके दिखाइए? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं उसके बारे में बताइए कि उन्होंने कब और कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं पर कोई बयान दिया है? हम अपने एडिटोरियल वापस ले लेंगे। टेलीविजन पर कोई बाइट दी है या कोई प्रेस विज्ञप्ति है? बताइए मुझे। लालचंद जी, विनोद जी, अभी तक तो देश को यही पता था कि सबके खाते में इतने करोड़ आएंगे और ये चीज डाइवर्ट नहीं, वो 100 करोड़ वाली बात। लेकिन ये चीजें मामला डाइवर्ट नहीं, दुनिया देख रही है। मामला डाइवर्ट नहीं, 100 करोड़ आ रहा हूं, एसएन सिंह जी आ रहा हूं, एसएन सिंह जी आ रहा हूं। मामला डाइवर्ट नहीं, 100 करोड़ वाली बात मुख्यमंत्री योगी ने कहां पर, कहीं टेलीविजन कैमरे पर कही है या कहीं पर सरकार की विज्ञप्ति में कही गई है? बताइए। झूठ बोल रहे हैं, दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक में मैं बोल रहा हूं।
आप दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ बोलने का आरोप तो आपके ऊपर लग गया अभी, क्योंकि हम तो आपको कह रहे हैं कि भाई आप इस चुनौती को स्वीकार कीजिए। आप लोग टीवी पे बैठ के बोल देंगे कि योगी जी ने नहीं कहा तो हम मान लेंगे। नहीं तो आपकी बात ये मान लेंगे कि उन्होंने बोला है, मैं उसी का तो कह रहा हूँ, उसके समर्थन में कुछ दीजिए। आप बयान उठा के देखिए योगी जी का, उन्होंने नहीं कहा था कि 100 करोड़ की व्यवस्था कुंभ में है। आप उठा के देख लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, अब एसएन सिंह जी से मैं पूछ लेता हूँ। एसएन सिंह जी, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कभी ये कहा था कि 100 क्या करोड़ जरूरत है इसमें? ये चीज पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, एसएन सिंह जी जवाब देंगे। एसएन सिंह जी गाल बजाना बंद करिए और डिबेट में गाल तो ये दोनों लोग अच्छा ठीक है, अपनी बात रखिए, अपनी बात। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह ऐसे चैनल पे मैं बैठता नहीं जहां चर्चा करिए इतना लेवल तक। अशोक जी, एसएन सिंह जी को बोलने दीजिए। एसएन सिंह जी बताइए, 100 करोड़ की बात कही थी क्या? अरे सुनिए ना, हम क्या क्या कहते क्या नहीं। देखिए, हवा में उड़ गए। जय श्री राम वालों के सीने पे सांप लौट रहा है। जानते क्यों सांप लौट रहा है? देखिए, जो काशी में पूजा को प्रतिबंधित किए, जो जय श्री राम के, अरे भैया मैं तो कह रहा हूँ कि कहीं नहीं मुख्यमंत्री जी कहते। अब आपको अशोक यादव जी ऐसे बोल रहा है, इसलिए आपको दर्द हो रहा है, क्योंकि आपको कलावा नहीं अच्छा लगता है, आपको सेवई अच्छी लगती है, आपको जालीदार टोपी अच्छा लगता है, आपको खूब अच्छा ही नहीं लग रहा है। आज बताइए, आज चर्चा हो रही है, आज चर्चा हो रही है कि जो लोग राम भक्तों पर गोली चाहे, जो जय श्री राम कहने पे जेलों में डाल दिए, मेरठ में आपकी सरकार में डाला गया, जो काशी में पूजा को प्रतिबंधित किए, जो कहे परिंदे पर नहीं मार सकते, आज उस काशी में, उस अयोध्या में, उस प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है, भव्य कुंभ लगा हुआ है, महाकुंभ लगा हुआ है। तो जो भगवान को मानते नहीं उनको दर्द होगा। सुनिए लालचंद जी, तकलीफ हमको इसलिए नहीं हो रहा है ना कि मारीच सुबाहु जानते थे वो भगवान राम है, फिर भी विरोध करते थे। रावण जानता था कि वो भगवान राम है, फिर भी विरोध करते। चरित्र होता है, उस स्वभाव के नाते मैं कह रहा हूँ, लंका में आग हनुमान जी लगा दिए थे, हनुमान जी ने लंका में आग लगा दिया था, उसके बाद भी वो विरोध करते रहे। कह नहीं वो तो एक बंदर था, उसने ऐसे आग लगा दिया। आज जनता जो है वो समाजवादी पार्टी के लंका में आग लगा दिया है। उनका विरोध करने का परिणाम क्या हुआ लालचंद जी? आपने देखा ना उपचुनाव में क्या हुआ। लेकिन घाल बजाने से बात नहीं आएगा। लालचंद जी एक कहिए कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग नहीं आए, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं आए तो क्या दिव्य कुंभ नहीं हुआ? समाजवादी पार्टी का इंतजार कुंभ ने किया, समाजवादी पार्टी के लोग अशोक जी रुकिएगा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोग भी आखिर में गए, समाजवादी भी आखिर में जाकर के गए महाकुंभ में, और उन्होंने साथ ही ये भी कहा गिद्धों ने वहां पर लाश ढूंढी, गिद्धों ने वहां पर लाश ढूंढी, सुअर ने गंदगी ढूंढी, और जो श्रद्धालु थे उन्होंने वहां पर पुण्य ढूंढे, सबको सब कुछ मिला है वहां पर। अरे यहाँ 3 प्रवक्ता भाजपा बैठे, हम कितना नहीं, ये गलत बात अशोक जी, गलत बात। अगर आप 100 करोड़ वाली चीज के समर्थन में कुछ नहीं दिखा पाए तो हम प्रवक्ता हो गए क्या? हमारा काम तो फैक्ट को सामने लाना है। बताइए। देने की सामर्थ्य रखता हूं। दरअसल समाज जवाब देने की, दरअसल मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी अपना धर्म बदल ली, अपना कर्म बदल ली, अपना विचार बदल ली, अपना व्यवहार बदल लिया, आदमी को दिखाई नहीं देता। ठीक है, उसने दिखाया। अगर समाजवादी पार्टी विरोध भी कर रही है तो भी सनातनी कम है क्या? तो सनातनियों ने दिखा दिया कि किस तरह समाजवादी पार्टी के विरोध करने के बाद भी, समाजवादी पार्टी के गाली देने के बाद भी, समाजवादी पार्टी हिंदू धर्म को नहीं मानती उसके बाद भी किस तरह से भारत के लोग, ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, दोनों के पास लौटूंगा। एसएन सिंह जी, अशोक जी लगा रहे हैं, दर्द होना लाजमी है, हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं दर्द होना लाजमी है। आज दर्द होना लाजमी है क्योंकि जो है जो लोग अयोध्या को खून से लाल कर दिए, जहां कहते थे परिंदे पर नहीं मार सकते, रुक जाइए क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। विचारधारा बदल गई, सरकार बदल गई। विनोद जी, सीएम ने तगड़ा हमला बोलते हुए कहा, भक्तों पर फूल बरसाने वाली सरकार है। रुक जाइए, एक मिनट, अशोक जी, एक मिनट में आता हूँ, 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ।
कर लीजिए, अशोक मुझे जी, क्यों एक बुलाया मिनट है सर, यहाँ पे? एक मिनट खाली मैं विनोद जी को आप ही टिप्पणी दोनों करने के दीजिए। बीच में ही अशोक अशोक जी जी बैठ अरे आपको ही एजेंडा दे रहा हूं, राम को मानते हैं कि नहीं? आपके लिए राम अशोक जी एक मिनट रुकिएगा, एक एक मिनट मिनट सर, रुकिएगा, एक आपके मिनट पास रुकिए, मैं राम आप को ही के मानते लिए हैं कि नहीं? जा रहा हूं। आऊंगा, अभी समय है, चर्चा अशोक करेंगे। जी, अशोक अशोक जी जी, राम मैं को आप ही मानते के हैं कि लिए नहीं? दर्द हो गया। अरे अशोक लोग जी, गाली दे रहे हैं इस समय समाजवादी पार्टी को, लालचंद जी। आप ही के लिए मैं एजेंडा दे रहा हूं। अब आप दोनों एक मिनट के लिए रुक जाइए, एक मिनट सिर्फ रुक जाइए। एसएन सिंह आप जी, ही के लिए बता रहा हूं। एसएन सिंह जी, अशोक जी बस एक मिनट के लिए रुक जाइए, अशोक जी, रुकिए एक मिनट के लिए। ये सवाल अब एसएन सिंह जी जो कह रहे हैं मैं उसकी बात को समर्थन नहीं करता हूं, या आप जो कह रहे हैं, हम लोग फैक्ट्स को सामने में रखते हैं। मैं ये सवाल सिर्फ आपसे ये पूछ रहा था जी, कि आप ये बताइए, महाकुंभ का ये आयोजन समाज का आयोजन है या सरकार का आयोजन? बिल्कुल। अगर ये सदियों से चली आ रही परंपरा में, सनातन की इस परंपरा में जो वहां संत सन्यासी गृहस्थ जमा होते हैं, महाकुंभ का आयोजन होता है, ये आज तो 2025 में तो नहीं हुआ है। ये कुंभ के आयोजन पे इतने सवाल खड़ा करने वाले वो लोग होते कौन है भाई? आप किस समाज को चिढ़ा रहे हैं? आप किस समाज को गाली दे रहे हैं? ये कुंभ आयोजन संतों का है। अगर आदिगुरु शंकर ने स्थापित करके उस कुंभ के आयोजन में सामने में रखा है, तो क्या आप आदि शंकर को गाली दे रहे हैं क्या? सवाल यह है कि सनातन इस देश की आस्था और विश्वास की एक प्राण है। बिल्कुल। और आपको राजनीति करनी है तो आपको सारे कुछ आपको इसी पे, सारे सूत्र इसी पे फिट बैठ रहा है। योगी आदित्यनाथ जो आपको पूछ रहे थे कि हजारों लोग मर गए, जहां आपने कभी चर्चा की हज में कि इस तरह की व्यवस्था क्यों थी? लेकिन आपकी व्यवस्था करने की यहां छूट है, क्योंकि यह सनातन का महापर्व है, समाज का यह महापर्व है। सवाल उसका नहीं है, सवाल नैरेटिव्स का है। लाल जी, हम और आप चाहे कितने दिन से इस जर्नलिज्म में हो, क्या सनातन को लेके चर्चा कभी आप मीडिया में देखते थे या सिनेमा में कभी आपने देखा? दुनिया के 9 कम से कम ऐसे बड़े विश्वविद्यालय हैं जो प्रयागराज महाकुंभ में इस सनातनी जमावड़े पर रिसर्च कर रही। ठीक है। और वो उसका रिसर्च है एक सवाल ले कि ये लीजिएगा मेरा। पूरे के पूरे सनातन के इस आयोजन का, इस मैनेजमेंट का, लोगों के इतने बड़े आयोजन का, जमावड़े का आखिर रहस्य क्या है? कैसे लोग जमा होते हैं? मैं आप एक बात कर रहा हूं, ढूंढ रहे थे कौन सबके बीच में बोलने वाले सवाल ले लीजिएगा। आज एक योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि एक लोगों के बारे में सपा के ट्विटर हैंडल से जो बताया गया सबके बीच में बोलने वाले बंदा पहुंच चुका था। घाटी का पक्ष रखने के लिए आए हो विनोद जी। आप लोग इतना गलत नैरेटिव बना के अब अशोक जी का जवाब, अब अशोक जी का जवाब, लेकिन एसएन सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद अशोक जी का जवाब। अशोक यादव जी से, आदरणीय अशोक यादव जी से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बड़ी विनम्रता से एक सवाल है। जिस तरह से हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा दिए, अगर कोई बयान दूसरे धर्म के बारे में दिए हो तो बता दीजिए। साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहे, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुखिया, इनके रहनुमा, इनके अगुआ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूसरे धर्म के मौलवी को कुछ भी कहे हो तो दिखा दे। मेरठ में अशोक जी का जवाब ले लीजिए, अब अशोक जी का जवाब लीजिए। किसी दूसरे धर्म को दिन भर कहा जाता है। अशोक जी जवाब लीजिए, ये आयोजन दो बातों का, तो ये महाकुंभ का आयोजन सनातन का आयोजन है, किसी सरकार का आयोजन नहीं है। और दूसरी बात, एसएन सिंह ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। इसलिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी ठीक है। एसएन सिंह जी अब सुनिए, धर्म बदल लिए, इसलिए एसएन सिंह जी अब अशोक यादव जी का जवाब सुनिए, बोलिए। उनके दर्द से कुछ हो नहीं रहा है ना, बोलिए। अशोक यादव जी के दर्द से कुछ हो नहीं रहा है। अशोक जी अब बोलेंगे, आप सुनेंगे। अशोक यादव तो चाहते रहे कि तबलीग की जमात की बैठकें होते रहे, कुंभ होता नहीं। अशोक यादव से एक सवाल और पूछिए। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, अब तो आपने सवाल पूछा, उसका जवाब तो सुन लीजिए अशोक जी से। अखिलेश यादव जी कहे थे कि नहीं कि ट्रेन खाली है। अखिलेश यादव कहा था, हमने वो बाइट सुनवा भी दी, हमने वो बाइट सुनवा करके अशोक जी को पूछा भी है। अब आप सुनिए एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी अब सुनिए, कहा था कि नहीं कि सुन लीजिए एसएन सिंह जी, आप अशोक जी का जवाब भी तो सुन लीजिए। अशोक जी बोलिए। अरे भैया, अशोक यादव जी को कौन बुलाया कुंभ पर सवाल उठाने के लिए? अशोक जी यहाँ कह रहे हैं कि हम प्रवचन देने थोड़े ना है। नहीं, अशोक जी लगता है कि फिलहाल अशोक जी से चले जाएंगे, इसलिए चले जाएंगे। लालचंद जी सुनिए क्यों चले जाएंगे, लालचंद जी सुनिए क्यों चले जाएंगे, क्योंकि ये लोग सनातन को मानते नहीं, हिंदू धर्म को मानते नहीं। इनकी हालत बिल्कुल मारीच और सुबाहु की तरह हो गई, ये जान रहे हैं, उसके बाद भी विरोध कर रहे हैं। जानते हैं क्यों कर रहे हैं? अगर विरोध कर रहे हैं तो आप देखिए अशोक जी को इतने ज्यादा सवाल पूछ दिए कि अशोक जी डिस्कनेक्ट हो गए, इनको मार देंगे। दोनों तरफ से ये मारे जा रहे हैं। इस नाते मैं कह रहा हूँ, ये सुंदर कुंभ, भव्य कुंभ, इसमें मुख्यमंत्री जी ने कल क्या कहा? उन्होंने कहा सबके लिए व्यवस्था थी, गिद्धों को लाशें मिली,
चोरों को गंदगी मिली, जो विश्वासियों को आशीर्वाद मिला, भक्तों को भगवान मिले, व्यापारियों को व्यापार मिला, गरीबों को रोजगार मिला, ये सब के लिए सभी को इंतजार है महाकुंभ के समापन का, जिसमें कई रिकॉर्ड बने हैं। एसएन सिंह जी, कई रिकॉर्ड बने हैं और ये सनातन की शक्ति पूरी दुनिया ने देखी है। और मुझे उम्मीद है कि जो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही ना कि अंत तक सभी को सच्चाई समझ में आ जाती है, तो जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनको भी सच्चाई समझ में आ रही है, सनातन की शक्ति समझ में आ रही है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया एसएन सिंह जी जुड़ने के लिए। अशोक जी जुड़े थे, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि एक बड़ी जो खबर है और वो नैरेटिव की खबर है, दक्षिण भारत से खबर आई, उस पर बात करेंगे कि क्या सिर्फ कांग्रेस ये तय करेगी कि इस देश में फासिस्ट कौन है, सीपीएम इससे डिफर करती है। इस पर बात करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. स्वागत है ब्रेक के बाद। अब इस वक्त में हम एक नैरेटिव पर बात करेंगे। आपने प्रायः ये सुना होगा कि नेता एक दूसरे की पार्टी को कहते हैं अरे वो तो फासिस्ट है। लेकिन सवाल ये है कि कौन है फासिस्ट, ये तय कौन करेगा? क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी इसको तय करेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार क्या फासिस्ट है या फिर ये बकवास की बात है? केरल में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ने अपने मुखपत्र में केरल में इसे बताया कि ये सब बातें गैर जरूरी हैं। सीपीएम मोदी सरकार को फासिस्ट या नियो फासिस्ट नहीं मानती, गौर कीजिएगा, नहीं मानती है। तो कांग्रेस पार्टी ने इस बात को सार्वजनिक करने पर ऐतराज जता दिया। कांग्रेस पार्टी ने सीपीएम पर आरएसएस से मिले होने का आरोप लगा दिया। केरल के यूडीएफ और एलडीएफ दोनों वहां पर गुट हैं, दोनों गठबंधन है, उसमें हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर होड़ मची रहती है। केरल की पार्टियों के लिए धर्म और आस्था का राजनीतिक लाभ का वो रूप है, उसी हिसाब से ये लोग अपने स्टैंड को तय करते हैं। तो पीएफआई और एसडीपीआई सीपीएम की विचारधारा का समर्थन करती है। हमास आतंकवादियों का केरल में लाइव शो हुआ। हमास के समर्थन में कैंपस और कैंपस से बाहर प्रचंड समर्थन दिखाई दिया। क्या सेक्युलरिज्म है ये कांग्रेस पार्टी की? ये राजनीति वायनाड चुनाव में कारगर रही सेक्युलरिज्म की ये राजनीति। कांग्रेस पार्टी को अब सीपीएम से दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि पिनराई विजयन सरकार आरएसएस के प्रति सॉफ्ट है, हार्ड होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को अपने नेता शशि थरूर से भी क्या दिक्कत है भाई? शशि थरूर ने पिछले दिनों पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की तारीफ कर दी थी। राष्ट्रपति ट्रंप से पीएम की मुलाकात को थरूर ने भविष्य के लिए कामयाबी बताया था। शशि थरूर ने केरल की लेफ्ट सरकार की स्टार्टअप इनिशिएटिव की भी तारीफ की थी। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें तलब कर लिया कि आइए भाई, कैसे बोल दिया आपने ये सब। शशि थरूर ने कहा था कि अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास अन्य विकल्प मौजूद हैं। शशि थरूर ने यह भी कहा था कि केरल में कांग्रेस को एक अच्छे नेता की जरूरत है। तो सवाल यह है कि क्या थरूर कांग्रेस से नाराज हैं या फिर कांग्रेस उनके बयानों से नाराज है? पहले शशि थरूर को सुन लीजिए। No comment at all any further on anything. Thank you. तो शशि थरूर
कह रहे हैं कि अगर हमारी जरूरत नहीं तो बोलिए, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, विकल्प है, हम अपना तलाशेंगे। लेकिन दो बयानों को लेकर के, एक तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के बारे में जो उन्होंने बयान दिया, और दूसरा केरल सरकार के कुछ काम की तारीफ की थी, तो ये नागवार गुजर गया कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को। लेकिन ताजा विवाद जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र से उपजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को वो फासिस्ट या नियो फासिस्ट नहीं मानती। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी संवाददाता विन्या जुड़ चुकी हैं, और साथ में विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। मैं पहले विन्या का रुख करता हूं। विन्या, जरा ये बताइए कि जो माउथ पीस है, जो मुखपत्र है सीपीएम का, उसमें एग्जैक्टली इस बारे में कहा क्या गया है? सीपीएम की मुखपत्र में ये कहा कि मोदी सरकार को हम फासिस्ट या नियो फासिस्ट नहीं कह सकते, ऐसे उसने एक्सप्लिसिटली लिख रखा है। क्योंकि जो फासिस्ट का नेचर है, जो दुनिया भर में बोलता है, इतना एट्रोसिटी की है, ऐसा नेचर में है ही नहीं मोदी सरकार। तो इसलिए नियो फासिस्ट भी नहीं बोल सकते, फासिस्ट भी नहीं बोल सकते। क्योंकि अभी केरला की जो डेवलपमेंट है उसमें मोदी सरकार का इतनी कोऑपरेशन मिल रहा है, जो कम्युनिस्ट पार्टी को, उसका गवर्नमेंट है इधर, वो 10 साल से वही उनका रूल चल रहा है। तो डेवलपमेंट में मोदी सरकार का सारे की इतना सपोर्ट मिल रहा है। और अभी अभी इन्वेस्ट केरला समिट हुआ था केरला में, उसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों आए थे, वो तो उतना सपोर्ट मिला। और जो भी बात आता है वो केरला लेके दिल्ली जाता है, तो उसमें मोदी जी का सरकार ने तो उसको पूरा उसका सपोर्ट देते रहता है। तो इसलिए सीपीएम ने ऐसा जो अभी लाइन बनाया है कि मोदी सरकार को हम फासिस्ट नहीं बोल सकते और नियो फासिस्ट भी नहीं है। जो एके बालन है वो सीपीएम का बहुत बड़ा नेता है, उसने कल बोला था कि हमने पहले भी ऐसा भी नहीं बोला है कि मोदी सरकार फासिस्ट है, पहले भी ऐसा नहीं बोला है। ठीक है, ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, राज्य जो है वो केंद्र सरकार के साथ जितना मिल करके चले, भले अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती हैं, लेकिन जितनी अच्छी ट्यूनिंग होती है उतना अच्छा सबके लिए होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपके पास लौटता हूं विनोद जी, ये तो कांग्रेस को बड़ा नागवार गुजरा होगा। पहले शशि थरूर के बयान नागवार गुजरे, और फिर अब सीपीएम के जो मुखपत्र में ये बात आ गई कि भाई हम तो नहीं मानते फासिस्ट या नियो फासिस्ट। तो कांग्रेस को तो पहले अपने नेता से झटका लगा, फिर अपने सहयोगी जो राष्ट्रीय स्तर पर तो कम से कम सहयोगी हैं उनसे भी झटका लग गया। तो कांग्रेस के लिए डबल झटका। लाल जी, विनया जो बता रही थी वो आज की बहुत आपको एकदम अपडेट कराई है। तो विनया के जो बात कर रही थी उसके बैकग्राउंड में ये है कि कभी सीपीएम की जो सरकार है वहां विजयन की, उसके सीपीएम के इंडिया के जो पोलित ब्यूरो है उन्होंने एक रिजोल्यूशन लाया था जो कम्युनिस्ट पार्टी की रिजोल्यूशन है। उस रिजोल्यूशन में उन्होंने इस बात को ये किया था, रेखांकित किया था कि उसमें मोदी सरकार जो है वो फासिस्ट है। अब सवाल है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि इतने 1 साल के बीते बीते वही केरल सरकार आज की तारीख में उसके जो मुखपत्र है, माउथपीस जो उनका अखबार है, वो ये कह रहा है कि मोदी सरकार फासिस्ट नहीं है। तो ऑब्वियसली इस चीज को समझना पड़ेगा कि जब कभी उन्होंने कहा था वो भी गलत था। क्योंकि अब जब केरल कांग्रेस को ये दिक्कत है कि केरल में अभी इलेक्शन है आने वाले समय में, अगले साल उसका यहाँ इलेक्शन है। अब एलडीएफ और यूडीएफ हमेशा बीजेपी आरएसएस को वहां एक फासिस्ट इसलिए बता रही थी कि फासिस्ट को कहा जा रहा है, केरल के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि वहां पे ये है कि आप किसी एक धर्म के राजनीतिक लाभ के लिए उसकी आस्था को एक तरह से यूज करते हैं या उसमें शामिल होते हैं तो आप फासिस्ट हो गए। तो अब सवाल यह है कि पूरे केरल में हमने वायनाड के इलेक्शन से पहले देखा है कि हमास के जो टॉप लीडर थे जिसको आतंकी पूरा दुनिया ने घोषित कर रखा था, आप उसके एक लाइव शो दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये फिर कौन सा फासिज्म था भाई कि उसमें वो सेकुलरिज्म हो गया जब हमास के लीडर वहां पे पूरा लाइव चैट करते हैं, और हमास के सपोर्ट में आप पूरी रैलियां कैंपस में करते हैं, कैंपस के बाहर करते हैं। तो ये सारी चीजें बता रही है कि वो ठीक वैसा ही है जैसा कि आपने हेडिंग में कहा है
कि हलाल क्या है, इसका सर्टिफिकेट क्या कांग्रेस पार्टी देगी? सही बात है कि ईंट हलाल है, कि सीमेंट हलाल है, कि लोहा हलाल है, कि पशु पक्षी का जो मटन, रेड मटन है वो हलाल है। तो सवाल ये है कि आप देश को कब तक मूर्ख बनाएंगे? बिल्कुल। तो ये हलाल सर्टिफिकेट का जो ये मामला है वो वैसा ही केरल में ये फांसी सर्टिफिकेट का मामला है। बिल्कुल। बाकी आपको विनया बताएगी। विनया के पास तो मैं चलूंगा ही, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट देने का मामला है ना विनोद जी, ये माईवे और हाईवे का जो अप्रोच होता है ना, कि या तो हमारे तरह से चलिए या पकड़िए हाईवे पकड़ने की बात शशि थरूर के लिए भी होती है। तो मैं जरा विनया से वो अपडेट लेता हूं, क्योंकि लोग ये जरूर जानना चाहेंगे। विनया बताइए, शशि थरूर ने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्या लग रहा है शशि थरूर क्या कहना चाह रहे हैं? विनया ये केरला का माहौल देखो, ये 10 साल से अभी सीपीएम का रूल चल रहा है। अभी कांग्रेस ने ऐसा एक ऑल आउट अटैक मूड में है, क्योंकि अगले साल असेंबली चुनाव है। उस चुनाव में उसको कहीं ना कहीं कुछ करके उसको रूलिंग में आना ही है, नहीं तो पूरा पार्टी बर्बाद हो जाएगा। देखो राहुल गांधी का सेफ सीट केरला में थे, अभी प्रियंका गांधी केरला में वायनाड आके एमपी बन गई है। तो इसलिए केरला को कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड मानता है। तो उधर रूलिंग नहीं है, 10 साल से सीपीएम का रूलिंग है, वो उनको बहुत दिक्कत है। तो इसलिए नेक्स्ट ईयर चुनाव के लिए वो लोग तैयार हो रहे। तब प्रश्न आया है कि सीएम कौन बनेगा। तो ये शशि थरूर का नाम अपने आप ऊपर आया है। शशि थरूर इतनी कि वो यूएन में काम किया था और उनका भाषण है और उनको फैन फॉलोअर्स है इधर, तो वो अपने आप उसका नाम ऊपर आया। ये तो केसी वेणुगोपाल पसंद नहीं करते। केसी वेणुगोपाल वो राहुल गांधी ये चाहते हैं कि केसी वेणुगोपाल को केरला का सीएम बना, कि क्योंकि वो उसका मैन फ्राइडे है। तो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड के ठीक है, आपके जरिए काफी हद तक हम समझ गए। आपके जरिए कांग्रेस के अंदर की पॉलिटिक्स को हमने काफी हद तक समझ लिया विनया। और मुझे लगता है कि शशि थरूर को पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोका, अब कांग्रेस के अंदर एक ताकत है जो उनको वहां सीएम के पद के दावेदारी से भी हटाना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनया जुड़ने के लिए और अंदर की बात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।